हाँ जी दोस्तों। हमारा जो चैप्टर था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर हमने बोला ये हमारा एक तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, उसका एक पार्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है चेंज इन पीएसआर। फिर एडमिशन आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन में, फिर रिटायरमेंट आएगा, फिर डेथ आएगा। इसके अंदर मैंने कहा था कि हमें बेसिकली ये चैप्टर कवर करने हैं। तो हमने अभी तक क्या कवर करा मैं आपको बताऊँ। हमने सर येलो वाले पार्ट तो कवर कर लिए, हमने अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह ये दोनों कवर कर लिए पिछली क्लास से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और एक डेफर्ड रेवेन्यू रिजर्व। अब हमारा बेसिकली क्या बच गया, तीन टॉपिक क्या है, कहता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फिर हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। ये तो हम जैसे ही रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट पढ़ेंगे उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट वाला, वो वहाँ कवर हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाना आपको आता ही है ना, उसमें तो ज़्यादा मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बनाना सिखा गया, उससे पहले बनता है रिवैल्यूएशन। इस प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के अंदर क्या बनता है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगी। बस एक दो क्वेश्चन कराने, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आएगा लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ। आज की क्लास में मैं आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी बताता हूँ। बहुत डीप नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक अच्छी नॉलेज दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं। आओ सर, हेडिंग बनाना है कि नए चैप्टर के साथ नए पेज से एक नई हेडिंग डालेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। आओ, तो मैंने यहाँ पर खोल लिया एक नया पेज और हेडिंग डालेंगे आज की क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी and reassessment of liabilities, revaluation of asset and reassessment of liability। तो एसेट का रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट। तो ये बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लाया गया, ये कॉन्सेप्ट को सीखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल चालू करेंगे, क्योंकि अगर मैं पहले लिखवाने लगूँ तो बोरियत हो जाती है। तो पहले मैं समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा बाद में। ध्यान देना, कंपनी के पास एक लैंड है, पार्टनरशिप फर्म है एक। सुनना ध्यान से, 15 मिनट ध्यान सुनेंगे, कौन सा समझा रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म है एक, उस पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ एसेट्स है, उस पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ एसेट्स है। एसेट्स क्या है कि इसके पास एक लैंड है जिसकी बुक वैल्यू, लैंड की जो बुक वैल्यू इसको दे रखी है वो दे रखी है 10 लाख रुपए। एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के पास एक एसेट है, उसके पास एक लैंड है एसेट में और उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है। उसके पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख है। उसके पास एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है। उसके बाद एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, इस पार्टनरशिप फर्म के पास एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू आपके पास 8 लाख रुपए है। तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट पड़ी है, इस पार्टनरशिप फर्म के पास लायबिलिटी भी है दोस्तों। और जब मैं बात करता हूं लायबिलिटी की तो उसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं होता। लायबिलिटी मींस आउटसाइड लायबिलिटी। कभी भी आपने जब बैलेंस में पढ़ा होगा, जब लायबिलिटी साइड लिखते हो तो कैपिटल नाम से अलग लिखते हो, फिर लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, बिल पेबल, ये सब। तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके पास लायबिलिटी भी है। अभी मैं बस बेसिक कौन सा बता रहा हूँ, सारी चीजें कवर नहीं कर रहा, धीरे 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 करके स्टेप लेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी है आपके पास, मान लेंगे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर जो बुक वैल्यू है, मतलब बुक में कितना शो हो रहा है, 1 लाख रुपए क्रेडिटर बुक में शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक, अब एक इनके पास बैंक लोन है जिसकी बुक वैल्यू शो हो रही है 10 लाख रुपए। अभी आप एसेट और लायबिलिटी को बराबर करने की ना सोचे कृपया करके। इनका बिल पेबल है जिसकी बुक वैल्यू शो हो रही है 50,000 की। तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट और लायबिलिटी है। आप इनको बराबर करने की ना सोचें, मुझे अभी एसेट और लायबिलिटी बराबर करने का मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट समझाना है, ठीक है।
तो एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी है। अब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन करता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन करता है फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो वो किस किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बताना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है चेंज इन पीएसआर की वजह से, चेंज इन पीएसआर की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है सर एडमिशन की वजह से, अगर मैं एडमिशन कराऊंगा तब रिकॉन्स्टिट्यूशन कहूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करके नहीं बनाना। फिर होता है रिटायरमेंट, फिर होता है डेथ, फिर होता है अमलगमेशन। तो दोस्तों ये हमारे पास बेसिकली, ये हमारे पास बेसिकली 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम सभी एसेट और सभी लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू देखते हैं कि आज इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आज इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहां पर क्या थी? बुक वैल्यू थी। क्या थी ये? बुक वैल्यू। मतलब बुक में मेरी कितनी सो रही है लैंड? 10 लाख की। अब मैंने जब इनकी मार्केट वैल्यू देखी, कब देखूंगा? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करके जब नई बनाई जाती है, उससे पहले मार्केट वैल्यू देखी जाती है किसी भी एसेट और लायबिलिटी की। क्यों देखी जाती है? थोड़ा टाइम दीजिए, अभी समझा दूंगा क्यों देखी जाती है। अब मार्केट वैल्यू जब हमने देखी तो हमने देखा कि सर अब ये जो लैंड है, इसकी जो वैल्यू हो गई, लैंड की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हो गई वो 8 लाख रुपए हो गई। मशीन की मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख की, और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो गई 5 लाख की। तो जब मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करता हूं, उससे पहले अपनी एसेट्स की जो वैल्यू मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है, जिसको मैं बुक वैल्यू कहता हूं, मैं उसकी मार्केट वैल्यू देखता हूं। कब देखूंगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होने से पहले, बिफोर, उससे पहले देखूंगा। और जब मैं इसको देखूंगा, सेम एज में लायबिलिटी की देखूंगा। भाई लायबिलिटी की जो मार्केट वैल्यू है, लायबिलिटी, अब मेरी मार्केट वैल्यू इन द सेंस, लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू मतलब अब मेरी लायबिलिटी बढ़कर 2 लाख हो गई, क्रेडिटर बढ़कर अब 2 लाख हो गए। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख जने को मेरे को पैसा देना है। बैंक लोन इस बार मेरा घट गया और वो हो गया सर 5 लाख रुपए मैंने पे कर दिया बैंक को। अब मेरी मार्केट वैल्यू बैंक की कितनी, मतलब मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि अब मेरे बैंक में कितने लायबिलिटी रह गई? 10 लाख रुपए रह गए, 5 लाख रह गई। बिल पेबल जो मेरा है वो 1 लाख रुपए हो गया बढ़कर। तो किसी तरीके से यहां पर क्या दिख रहा है? बढ़ गया 1 लाख रुपए। अब दोस्तों आप इतनी सी बात समझ रहे हो कि यहां पर मैंने कुछ आपके पास लिखा कि अभी तक मेरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इतनी सारी एसेट थी, और इनकी अब जो करंट वैल्यू बोल सकते हो या मार्केट वैल्यू बोल सकते हो, मार्केट वैल्यू लगाते हैं वर्ड किसके लिए? एसेट्स के लिए, और करंट वैल्यू वर्ड लगाते हैं अब लायबिलिटी के लिए। तो लायबिलिटी में लगा दो करंट वैल्यू, कि मतलब अब करंटली क्या हो रही है। अब जब ऐसा निकाल दोगे, इन दोनों को कंपेयर करके आप निकालो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्या निकालोगे? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट या फिर लायबिलिटी, ये निकालना। और अगर कहीं कहीं पर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, वो निकालना। डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी। चलो चेक करते हैं। जब मैं मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो कभी बार होगा कि मेरी एसेट बढ़ गई हो और कई बार होगा कि मेरी एसेट घट गई हो। तो यहां होगा इंक्रीज इन एसेट, पहले लिख देंगे इंक्रीज इन एसेट। देखो देखो दोबारा समझे, यहां पर लिखो इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पर लगाओ एसेट, एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ लगाएंगे लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज अगर कोई होती है तो। यहाँ लगाएंगे एसेट का डिक्रीजमेंट अगर कोई होता है, और यहाँ लगाएंगे लायबिलिटी का डिक्रीमेंट।
सुनना ध्यान से, मेरी लैंड का जो इंक्रीमेंट हुआ, पहले मेरी लैंड 10 लाख रुपए की बुक वैल्यू थे, आज उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख हो गई, तो मेरा फायदा हुआ या घाटा हो गया? सर फायदा हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, मेरी जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, आज वो बढ़कर 8 लाख की हो गई मार्केट वैल्यू। मैंने कहीं से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा था 5 लाख रुपए, आज वो बढ़कर कितनी हो गई? 8 लाख रुपए। तो मेरा बेनिफिट कितने का हो गया यहाँ पर? 3 लाख का। ये बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। मशीन 2 लाख की थी, अब वो कितने की होगी? 1 लाख की। तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? सर कम हो गई, तो डिक्रीज हुआ, तो यहाँ होगा। कितने से डिक्रीज हो गया बताओ? दिख रहा है आपको? थोड़ा ज़्यादा नीचे कर दिया। हाँ, कितने से डिक्रीज हुआ? 2 लाख से 1 लाख होगी, तो 1 लाख यहाँ पर क्या हो गया? डिक्रीज हो गई। 8 लाख की मेरी बिल्डिंग थी और घटकर 5 लाख हो गई, तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि इनमें डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए डिक्रीज हो जाती है। 8 और में से 5 गए, कितने बचेगा सर? 3 लाख रुपए। 3 लाख से घट गई। तो कहीं जब मेरी एसेट बढ़ती है तो हमारा फायदा होता है, जब मेरी एसेट घट जाती है तो हमारा लॉस होता है। अब मुझे बताओ लायबिलिटी, क्रेडिटर मेरे 1 लाख के थे, पहले मेरे बुक में शो रहे कि मेरे को 1 लाख रुपए करना है, पर आज मैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो आज देख रहा हूं मेरे क्रेडिटर 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गया, मुझे 2 लाख पे करना होगा। तो क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए? सर बढ़ गए। कितने से? 1 लाख से क्रेडिटर बढ़ गए। मुझे बैंक लोन 10 लाख रुपए देना था, पर करंट वैल्यू शो हो रही है कि अब 5 लाख देना है, क्योंकि आपने पे कर दिया होगा तभी कम हो गए होंगे। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कितने से? सर 5 लाख से। और बिल पेबल 50,000 के थे, अब आपको पहले 50 पे करना था बिल का पेमेंट, अब आपको 1 लाख पे करना है। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी 50,000 से बढ़ गई। जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं दोस्तों, तो अपनी बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कोई हमारी एसेट बढ़ गई। अगर हमारी एसेट बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। एसेट का बढ़ना क्या हो जाता है? प्रॉफिट। और एसेट का घटना क्या हो जाता है? लॉस। ऐसी जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, मेरे को पहले 1 लाख पे करने थे क्रेडिटर को, अब यहां पर शो कर रहा है कि 2 लाख पे करने हैं। कुछ लायबिलिटी किसी को पे करनी थी, हम भूल गए रिकॉर्ड करना, है ना? ऐसे भी तो हो सकता है भाई, मेरे को 1 लाख पे, मेरे बुक्स में दिख रहा है 1 लाख पे करना है, पर कुछ ऐसा था कि 1 लाख आप डालना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, आपको 2 लाख पे करना है। ठीक, तो लायबिलिटी का बढ़ जाना क्या होता है? लॉस, क्योंकि हमें पहले कम पे करना था और अब ज्यादा पे करना है। और लायबिलिटी का घट जाना क्या होता है? मेरे 10 लाख पे करना था, अब 5 ही रह गए, तो लायबिलिटी के घट जाने में क्या होता है? फायदा, कि भाई पहले मुझे 10 लाख पे करना था, अब 5 लाख ही पे करना है। ये कम कैसे हुआ, इसका लॉजिक मत छोड़ो अभी भूल जाओ, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कम बढ़ते रहते हैं, ये छोड़ो उसको, पहले ये समझो। मैं कह रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एंड तक आपको, पूरी क्लास के एंड तक आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब जरा ध्यान सुनना। अब मेरे को बताओ टोटल फायदा कितना हुआ और टोटल लॉस कितना हुआ है, ध्यान सुनना। मैंने कहा सर देखो, 2 लाख और 3 लाख इधर मेरा एसेट को बढ़ने की वजह से, एसेट की बढ़ने की वजह से, इंक्रीज इन एसेट की वजह से, इंक्रीज इन एसेट की वजह से, इंक्रीज इन एसेट की वजह से मुझे क्या हुआ? मुझे 2 लाख रुपए का क्या हुआ? 3 लाख का। इंक्रीज इन एसेट कितने से बढ़ी एसेट? पता ना, जितनी मेरी एसेट थी 2 और 3 5 लाख से एसेट बढ़ गई। मेरी एसेट कितने से बढ़ गई? 5 लाख से। तो मेरी एसेट 5 लाख से बढ़ने की वजह से क्या होगा? मुझे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, एसेट बढ़ेगी तो मुझे क्या होगा दोस्त? प्रॉफिट होगा, नहीं होगा? यस सर प्रॉफिट होगा। और लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा? फायदा होगा। भाई वो लायबिलिटी जो पहले मुझे 1 लाख पे करनी थी, अब 50,000 पे करनी है, तो मेरा बेनिफिट है ना, 50,000 कम हो गया। अब रीजन क्या है कम होने की वजह से? अभी मत सोचिए, कृपया करके थोड़ा सा समझिए, डिक्रीज हुआ ये समझिए, बस धीरे धीरे समझाऊंगा आपको मैं। एसेट का बढ़ना फायदा होता है और लायबिलिटी का घटना फायदा होता है। लायबिलिटी का बढ़ना तो लॉस है, भाई हमें पहले कम देना था, अब ज्यादा देना है। तो एसेट का बढ़ना फायदा और लायबिलिटी का घटना लॉस, डिक्रीज इन लायबिलिटी। मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं चाहता तो सीधा फॉर्मेट बना देता दोस्तों, पर नहीं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, एक स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहता हूं चीजें। लायबिलिटी का घटना कितना हो जाएगा? फायदा। अब आप बताओ ऊपर देखकर कि आपकी लायबिलिटी कौन सी घटी? बैंक लोन पहले 10 लाख का था, 5 लाख पे करना रह गया, ठीक है, तो 5 लाख से लायबिलिटी घट गई, तो आपका फायदा हो गया। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख रुपए का फायदा हो गया। टोटल फायदा कितना होगा? 10 लाख रुपए का। अच्छा, अब मुझे बताओ कुछ आपका लॉस भी होगा। लॉस कैसे होगा? जब आप डिक्रीज करोगे, डिक्रीज इन एसेट, एसेट का घटना लॉस होता है और लायबिलिटी का बढ़ना। पहले मुझे 1 लाख रुपए पे करने थे लायबिलिटी के नाम पर, और अब 1 लाख से बढ़कर वो 2 लाख हो गए। कैसे हो गए 2 लाख? वो सोचो कैसे हुआ, वो छोड़ो, पर 2 लाख हो गए, अभी समझाऊंगा कैसे हो गए। पर अभी सोचो कि लायबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या होता है? पहले मुझे 1 लाख पे करना था, अब लायबिलिटी बढ़कर 2 लाख हो गई, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने से हो गया लॉस।
पहले 1 पे करना था, अब 2 पे करने हो गए। जेब से 2 लाख जाएगा, पहले 1 ही जाता। तो एसेट कितने से डिक्रीज हुई, ये देखो, एसेट मेरी 3 और 1 कितने से लॉस हुआ, 4 लाख से लॉस हुआ। और लायबिलिटी कितने से लॉस हुई, 1 और 50,000, 1.5 लाख से। तो एसेट कितने से डिक्रीज हुई, 4 लाख से। और लायबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, 1.5 लाख से। तो मेरे पे टोटल लॉस कितना हो गया। एसेट का कम होना लॉस होता है दोस्तों, लायबिलिटी का बढ़ना भी एक तरीके का लॉस हो गया। ये लायबिलिटी पहले मैं कम पैसे पे कर रहा था, अब मुझे ज्यादा करने पड़ रहे हैं और ज्यादा 1.5 लाख करने पड़ रहे हैं। तो टोटल 5.5 लाख का मेरे पे लॉस हुआ। और अगर मैं इन दोनों को देखूं, दोनों को मैं कंपेयर करूं कि एसेट बढ़ने की वजह से मेरा 10 लाख का फायदा हो गया, और लायबिलिटी, एसेट बढ़ने और लायबिलिटी घटने की वजह से टोटल प्रॉफिट 10 लाख हुआ, और एसेट के घटने से और लायबिलिटी के बढ़ने से टोटल लॉस मेरा इतना हुआ। अब जब मैं इन दोनों दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो आपके पास निकलेगा कि आपका टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे टोटल लॉस। अच्छा, प्रॉफिट किस वजह से होगा, एसेट के बढ़ने से और लायबिलिटी के कम होने से। एसेट बढ़ेगा तो फायदा है, और लायबिलिटी कम होगा मतलब कि मेरे को ज्यादा पे करना था, अब कम पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी घटने से फायदा हो गया। तो मेरे फायदा कितने का हुआ, 10 लाख रुपए का। और लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 5.5 लाख का लॉस हुआ। हो सकता है कि कौन सा समझाने में टाइम लगे, और एक बार अगर कौन सा समझ में आ गया ना तो समझ लेना मजा आ जाएगा आपको पकड़ने में। 4.5 लाख रुपए। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 4.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4.5 लाख रुपए। अब जरा ध्यान सुनना, अब यहां से समझो चालू कॉन्सेप्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको कि जो मेरा ये प्रॉफिट हुआ, एसेट के बढ़ने से लायबिलिटी के घटने से प्रॉफिट होता है, एसेट के घटने से लॉस होगा, और लायबिलिटी के बढ़ जाने से लॉस होगा। जब आपने टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता हूं, अभी मेरा है नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर में। ये प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा क्यों डिस्ट्रीब्यूट, मान लो अभी जो मेरी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में, इस पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, ए रेशियो और बी। इसकी जो ओल्ड रेशियो वो 1:1, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद इनकी जो न्यू रेशियो बन गई वो ए रेशियो बी, न्यू रेशियो बन गई 3:2। तो ये आपकी ओल्ड हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये न्यू बना दी इन्होंने। कह रहे हैं हम जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, मैंने कहा रुक जाओ, चेंज करने से पहले आप जो एसेट से बढ़ने से हो रहा है प्रॉफिट और लायबिलिटी घटने से प्रॉफिट हो रहा है, और एसेट के घटने से और लायबिलिटी के बढ़ने से जो लॉस हो रहा है, इन लॉस का नेट निकालो। जब आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे तो इसको आप बांट देना ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटने का रीजन है, जब हमने एसेट खरीदी थी, जब हमने एसेट बाय करी थी, तो ओल्ड रेशियो के कंट्रीब्यूशन में बाय करी थी। किस रेशियो में कंट्रीब्यूशन बाय करी थी, ओल्ड रेशियो के कंट्रीब्यूशन में। सर ऐसा कैसे, आप मुझे बताओ। ओल्ड रेशियो के कंट्रीब्यूशन में बाय की थी, इसलिए जब अब इनको हम इनके होने वाला प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। सर पहले ये क्लियर करो कि हमने जब एसेट बाय करी थी तो ओल्ड रेशियो में क्यों करी थी, न्यू में क्यों नहीं करी। क्योंकि मैंने दोस्तों, न्यू रेशियो तो अब बदल रही है ना। मेरी कंपनी को 5 साल काम हो गए करते करते, 5 साल मेरी फर्म काम कर रही है, 5 साल हो गए फर्म को काम करते हैं। 5 साल में जो मेरी बुक वैल्यू वो इस तरीके से दिख रही है। 5 साल में जो एक ही रेशियो चल रही थी 1:1, 5 साल बाद आज मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो रेशियो आज चेंज हुई ना। तो ये सारी चीजें 5 साल पहले की थी, या तो 5वें साल तक की है ये सारी चीजें। तो आज मेरी फर्म को 5 साल हो गए काम करते थे, पहले साल, दूसरे साल, किसी साल में एसेट खरीदी, किसी साल में लैंड खरीदी, किसी साल में इन्वेस्टमेंट करी, किसी साल में मशीन खरीदी, किसी साल में बिल्डिंग खरीदी, किसी साल में क्रेडिटर से उधार लिया, किसी साल से बैंक से लोन लिया। तो ऐसे ऐसे करके 5वें साल में जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता उससे पहले तक मेरे पे ये चीज पड़ी थी। जब ये चीज पड़ी थी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले का मतलब क्या हुआ, मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं। अब रेशियो तब चेंज करूंगा ना दोस्तों, जब रेशियो चेंज कर दूंगा, ठीक है रेशियो चेंज कर दूंगा वो क्लियर है, बट आप ये समझो जो ये पैसा, ये 10 लाख की लैंड जब खरीदी होगी तो किस रेशियो में खरीदी होगी, रेशियो तो आज चेंज हो रहा है, खरीदी तो इस रेशियो में गई होगी ना। और जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी होगी किस रेशियो में करी होगी, पार्टनर है 1:1। 2.5 लाख ए ने दिया होगा, 2.5 लाख बी में, क्योंकि ये तब के बुक वैल्यू है जब रेशियो ए की थी, जब रेशियो 1:1 थी। आज मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं तो आज रेशियो चेंज करने से ये जो एसेट है आज नहीं खरीदी, रेशियो चेंज करने के बाद ये एसेट जो खरीदी गई है, ये लायबिलिटी जो ली गई है, ये जब वो जो ओल्ड रेशियो थी उस टाइम ले ली गई थी।
इसलिए जब ये 10 लाख रुपए की लैंड खरीदी गई होगी तो जो कंट्रीब्यूशन ए और बी ने करा होगा वो 5-5 लाख करा होगा, क्योंकि जब वहां पर एक ही रेशियो थी। रेशियो तो आज चेंज कर रहा हूं मैं, तो अभी तक क्या चल रही थी 1:1, तो 1:1 में ये सारी चीजें आ रही है। मतलब आज रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, इतनी एसेट उतनी लायबिलिटी पड़ी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आज इतनी एसेट और इतनी लायबिलिटी पड़ी है, और ये एसेट जो बनी है ये ए 1:1 के कंट्रीब्यूशन में बनी है, और लायबिलिटी जो ली गई है ये भी 1:1 के कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं क्रेडिटर से 1 लाख रुपए लूंगा, लिया है फर्म ने, तो 1 लाख लेने का मतलब ये ए और बी का इक्वल कंट्रीब्यूशन से लिया गया है। आने वाले टाइम पे ए और बी मिलाकर 1 लाख पे करेंगे। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो पहले समझो कि हम इसको ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो हमने एसेट और जो लायबिलिटी, जब भी हमने एसेट बाई करी थी तो वो ओल्ड रेशियो के कंट्रीब्यूशन में बाई करी थी, क्योंकि तब ओल्ड रेशियो ही था। न्यू रेशियो तो अब आएगा जब मैं चेंज करूंगा। तो मैंने कहा दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना फायदे का, इसको बांट देना ओल्ड रेशियो में 1:1 में। और कितना फायदा हुआ? 4.5 लाख का। तो ए के हिस्से में कितना आएगा? ए के हिस्से में कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना आएगा? क्योंकि पहले एसेट का कंट्रीब्यूशन जब एसेट खरीदी गई थी तो 1:1 के रेशियो में खरीदी गई, अब उसका होने वाला फायदा भी 1:1 के रेशियो में बढ़ना चाहिए। जब लायबिलिटी बनाई गई थी, लायबिलिटी ली गई थी, तो 1:1 के कंट्रीब्यूशन में 1:1 के रेशियो में ली गई थी लायबिलिटी। 1 लाख रुपए कर्जा लिया है तो ए ने 50,000 लिया, मैंने 50,000 लिया फर्म के नाम का, फर्म के नाम से, तो लायबिलिटी जो ली गई है वो 1:1 की कंट्रीब्यूशन में लिया। अब लायबिलिटी में होने वाला लॉस और प्रॉफिट भी 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेट निकालने से क्या हुआ? नेट निकालने से हुआ कि मैंने अपने टोटल प्रॉफिट में लॉस सारे एडजस्ट कर दिए और अभी भी प्रॉफिट बच गया। उस प्रॉफिट को किसको बांट देंगे? ए और बी को इक्वल रेशियो में। तो मैंने कहा बताओ 4.5 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाई कर दिया 2, यह आ जाएगा 2,25,000। तो ए के रेशियो में कितना आ जाएगा? 2,25,000, और बी के रेशियो में भी कितना आ जाएगा? 2,25,000। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अगर मैं, अब मैं समझा रहा हूं कि क्यों करना चाहिए। अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एसेट में होने वाला फायदा और लायबिलिटी में होने वाला फायदा, या एसेट में होने वाला लॉस और लायबिलिटी होने वाला लॉस का ट्रीटमेंट नहीं करूं, मैं क्या कह रहा हूं सुनो। अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, इन सब के टाइम पर, अभी मेरा चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर चल रहा है, जब एडमिशन लेगा तब भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तभी मैंने वर्ड लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर ने लिखा, तो क्या लिखा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन सभी केसेस के अंदर ये सभी ट्रीटमेंट इक्वली होने वाली है। तो अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दूं और रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये वाला ट्रीटमेंट जो मैंने सिखाया ये ना करूं, तो ऐसा करने से क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दोगे और करने के बाद एसेट की जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, लायबिलिटी का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बाद करोगे, तो ऐसा करने से आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मान लो मैंने आज रिकॉन्स्टिट्यूशन करा, रिकॉन्स्टिट्यूशन से करने के जस्ट 1 दिन बाद मैंने एसेट में देखा कि कितनी वैल्यू बढ़ी और एसेट में देखा कितनी वैल्यू घटी। ऐसी लायबिलिटी का बढ़ावा देखा, लायबिलिटी का घटावा देखा, तो मेरा सेम चीज आई होगी, क्योंकि 1 दिन बाद कर लिया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। 1 दिन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो कि मेरा ये है, मैंने यहां पर मैंने मान लो 10 अप्रैल को, इन द सेंस मान लो 10 अप्रैल को मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा। अगर मैं यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले एसेट का बढ़ना घटना और लायबिलिटी का बढ़ना घटने का ट्रीटमेंट कर दूं, तो ये प्रोसीजर अपना होगा। अगर मैं इसके जस्ट 1 दिन बाद करूं तो तब भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 दिन में कोई वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब ये आ गई। अब ये आने के बाद क्या होगा? हमने टोटल फिर द्वारा वैसे निकाला होगा, और जब निकाला होगा तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं क्या कर रहा हूं? ये सारी चीजें आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन चल रहा हूं, मतलब कि मैं डिस्ट्रीब्यूट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद करूं, तो क्या इंपैक्ट आएगा? तो इंपैक्ट क्या आएगा? तो मैं इसको फिर न्यू रेशियो में बांटूंगा, और न्यू रेशियो इस बार मेरी 3:2 है। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन करते ही ओल्ड रेशियो तो खत्म हो जाती है, क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप डीड तो खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती है। ठीक, जब पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर नहीं आती है तो हम उस नई को लेकर चलेंगे। अब सारा काम, अब मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, अब मेरी पुरानी नई पार्टनरशिप, अब जो भी काम होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी वो एज पर न्यू पार्टनरशिप डीड होगा। अब न्यू पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो प्रॉफिट होना चाहिए वो किस पर बढ़ना चाहिए? न्यू रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो अब खत्म मान लो, क्योंकि जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन करा ओल्ड रेशियो की कोई भी वैल्यू नहीं रही। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब जो सारी रेशियो अप्लाई होगी किसी भी चीज में वो 3:2 हो गई। तो अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद एसेट में बढ़ने होने वाला फायदा
और एसेट में होने वाला लॉस, या लायबिलिटी में होने वाला फायदा, लायबिलिटी में होने वाला लॉस का जो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, अगर मैं को न्यू रेशियो में बांट दूं तो ए के पास कितना आएगा और बी के पास कितना आएगा। तो कितना आया था मेरा 4,50,000। अब ये 4,50,000 को 3:2 में बांटो, 4,50,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 2,70,000। कितना आया 2,70,000। और 4,50,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 1,80,000। तो अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद एसेट के बढ़ने, एसेट में होने वाला फायदा या घाटा या लायबिलिटी में होने वाला फायदा घाटे को, नेट को न्यू रेशियो में बांटूंगा, तो इससे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन तो एसेट में जो कंट्रीब्यूशन करा गया था वो 1:1 में करा गया था, पर आप बांट रहे हो 3:2 में। इससे ये होगा जो पैसा ए को 2,25,000 मिलना चाहिए था, न्यू रेशियो के हिसाब से वो पैसा 270 मिलेगा, तो ये तो हो गया ज्यादा मिल रहा है ए को। और बी को कितना मिलना चाहिए था 225, और बी को न्यू रेशियो के हिसाब से कितना मिल रहा है 180, तो यहां पर क्या मिल रहा है कम मिल रहा है बी को। बी यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी यहां पर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ए को यहां पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है गेन, भाई देखो ना, मैं कह रहा हूं जितनी भी एसेट और लायबिलिटी जब क्रिएट करी गई थी, जब लाया गया था, खरीदी गई थी या उधार लिया गया था, वो 1:1 के कंट्रीब्यूशन में लिया था। अब इसमें होने वाला फायदा और लॉस भी 1:1 के कंट्रीब्यूशन में बटना चाहिए। ये लॉजिक क्लियर है भाई। हम दोनों ने 10 लाख की लैंड खरीदी, ठीक है, सुना ध्यान से, हम दोनों ने 10 लाख की लैंड खरीदी, 5 लाख आपने दिए, 5 मैंने दिए। अब इस लैंड की वैल्यू 2 लाख से बढ़ गई। अब जब इस लैंड की वैल्यू 2 लाख से बढ़ी तो जितना फायदा होगा वो भी तो इक्वल बटना चाहिए। जब लैंड खरीदी थी तब आधा आधा दिया था, अब जब प्रॉफिट होगा तो आधा आधा बांटेंगे ना, या 3:2 में बांटोगे सर, आधा आधा ही बांटेंगे। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा तो आप गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, किसी को फायदा हो जाएगा और किसी को लॉस हो जाएगा। सर ये तो वैसी वाला कंसेप्ट हो गया। मैंने कहा हाँ, हर चीज में यही लगता है इसमें। अब ऐसा करने से क्या करें, ऐसे करने से 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो एसेट में होने वाला फायदा और एसेट में होने वाला लॉस से। एसेट और लायबिलिटी में होने वाला फायदा और लॉस को रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उससे क्या होगा, जिस रेशियो में एसेट खरीदी गई थी उसके होने वाले प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। यही सही तरीका है। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट और लॉस, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, का नाम देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो में, क्यों, एक याद रखना, ओल्ड रेशियो में इसलिए क्योंकि जब एसेट खरीदी थी तो ओल्ड रेशियो के कंट्रीब्यूशन में खरीदी थी। मैंने लैंड खरीदी 10 लाख रुपए की, 5 लाख आपने दिए, 5 लाख मैंने दिए, उस लैंड की वैल्यू बढ़ गई, अब 2 लाख से बढ़ गई उस लैंड की, तो 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ वो भी तो आधा आधा बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही आधा आधा बांट दो, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन मत करो, उससे पहले बांट लो, एक तरीका है। अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो अब क्या होगा, वो 2 लाख रुपए जो कमाया अब वो 3:2 में बटेगा, ठीक है, अब वो 3:2 में बटेगा। अब 3:2 में बटेगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख का 3:2 करना, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000 आएगा एक के पास, और दूसरे के पास कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। अगर मैं 10 लाख की लैंड खरीदूं, एक एक्सपेक्ट को समझो, सेम एक्सपेक्ट जैसे लैंड का समझा रहा हूं ऐसे सारी एसेट का है और ऐसी सारी लायबिलिटी का भी है। अगर मैं 10 लाख की लैंड खरीदता हूं तो उस 10 लाख की लैंड पर मैंने 5 लाख रुपए दिए, आपने 5 लाख रुपए दिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई रेशियो चेंज नहीं कर रहे थे, तो एक ही रेशियो थी, वही ओल्ड थी, वही हमारे लिए नहीं थी, 1:1। 5 मैंने दिए, 5 आपने, 10 लाख की लैंड हो गई। आज मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं, आज मैं 1:1 की जगह 3:2 करना चाहता हूं। हम दोनों ने एक वो करा, कंसल्ट हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, 3:2 का रेशियो करना चाहते, पहले 1:1 था, अब 3 और 2 है, ठीक। अब जरा ध्यान समझना, अब जो 10 लाख में हमने जो लैंड खरीदी थी वो हमारे पुरानी वाली रेशियो में कंट्रीब्यूशन करके खरीदी थी, और अगर उसमें हो जाएगा कोई फायदा, 2 लाख का हो गया फायदा, तो 2 लाख के फायदे के हिसाब से जब हमने कंट्रीब्यूशन करा तो आधा आपका आधा मैंने। मैं आपको पता है, मैं एक चीज बार बार इसलिए समझा रहा हूं, मैं एक चीज को बार बार इसलिए बोलता हूं कि दिमाग में घुस जाए वो चीज, बार बार आप ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक बार समझ के फिर भूल जाना है आपको, ठीक है। तो मेरी आदत बन जा रही है कि मैं बार बार इस चीज को, एक बार ये मैं उसको 4 बार बोल चुका, ठीक है। इसी मेरा कारण होता है बार बार बोलने का कि आपके दिमाग में बैठा, आप सुनते रहो बस, जैसे मैं बोल रहा हूं। 2 लाख का एक एक मिलना चाहिए था,
अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूं तो लैंड वाला, तो अब आपके पास, मेरे पास 1 20 आ जाएगा, आपके पास 80 आ जाएगा। जबकि आपका प्रॉफिट बनना था 1 लाख, आपको मिल रहा 80,000, और मेरा प्रॉफिट बनना था 1 लाख, मुझे मिल रहा है 1,20,000। तो मेरा को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, आपको कर रहा हो सेक्रीफाइस। तो अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, तो उस केस के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमारा ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट इसलिए करनी पड़ेगी, किसी को फायदा किसी को लॉस होगा। तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसी पार्टनर को गेन और किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो करना पड़ेगा। और इसके लिए, गेन और सैक्रिफाइस के लिए, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम गुडविल पे करते, जैसे गुडविल में करते थे, सैक्रिफाइसिंग को गेनिंग रेशियो निकालो और जितने का बेनिफिट फायदा हो रहा है उसको उस रेशियो में बांट दो। मतलब 20,000 का फायदा मुझे हो रहा है, 20,000 का लॉस आपको हो रहा है, तो 20,000 मैं आपको दे दूंगा, हो गया कंपनसेशन, हो गया सारा कुछ चीज। गुडविल, जैसे गुडविल में करते थे, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और एक पार्टनर कंपनसेट कर देगा। जिस पार्टनर को गेन हुआ वो कंपनसेट कर देगा, जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस को मिल जाएगा, तो वो 1-1 लाख हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। तो हम कहते हैं कि यार ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम निकालेंगे वही चीज, इससे हम ऑप्शन नंबर 2 को नेगलेक्ट करते, गलत नहीं है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 से काम करा तो 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। पर हम ऑप्शन नंबर 2 को इसलिए नेगलेक्ट करते हैं कि यार क्यों एडजस्टमेंट का दिमाग लगाए, क्यों ना रिवैल्यूएशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ही बांट ले। एडजस्ट, यार आप किसी चीज को मुश्किल क्यों बना रहे हो, मुझे समझाओ। ये चीज तो मैं सेम उसमें भी कर सकता था, रिवैल्यू रिजर्व्स में, उसको भी तो मैं ऐसे ही कर सकता था, हर केस में हो सकता है ये चीज। तो इससे आप चीजों को मुश्किल बना देते हो। इसलिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो बुक है, उसमें कहीं नहीं बता रही मुश्किल चीजें। वैसे आप 2 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। इसमें भी सेम बनेगा, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बस उस एडजस्टमेंट करने से हमारी वही चीज ऊपर आ जाएगी। एडजस्टमेंट का मतलब ही तो है जिसको फायदा हुआ उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, वो चीज आ जाएगी। दोनों सही है, आंसर एकदम 100% सही होगा। पर ये चीज क्या होता है, ये चीज थोड़ा मुश्किल मेथड होता है, इसलिए हम इस पैटर्न को इग्नोर करते हैं। वो कहता है कि क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो भाई, क्यों आप चीजों को मुश्किल बना रहे हो, अभी हम एडजस्टमेंट भी देंगे आपको, वो और मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे पूरा का पूरा। इसलिए ऐसा करिए कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे पहले अगर एसेट में होने वाला फायदा या एसेट में होने वाला लॉस, ये लायबिलिटी में होने वाला फायदा, ये लायबिलिटी में होने वाला लॉस, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो जो नेट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। अगर उसके बाद करोगे तो आपको अलग से एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो अगर मैं कहूं कि एसेट का इंक्रीमेंट और एसेट का डिक्रीमेंट अगर होता है तो इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या कहते हैं इसको, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट का बढ़ना घटना को कहा जाता है, इसका एक अलग नाम दिया गया और कहा गया रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या बोला गया भाई, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट का बढ़ना और घटना को, एसेट के बढ़ने और घटने को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। और लायबिलिटी के बढ़ने घटने को, लायबिलिटी के बढ़ने और घटने को रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है उसको हम कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और अगर एसेट के बढ़ना घटना हो रहा है तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। समझ में आ रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो अगर एसेट बढ़ रही है या घट रही है किसी साल,
और लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, तो एसेट का बढ़ना घटना तो क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और लायबिलिटी के बढ़ने घटने को क्या कहते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी साल में एसेट बढ़ रही है घट रही है और किसी साल में लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है और उस साल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब हो रहा है, इसमें से कुछ एक हो रहा है, तो आप क्या करना, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना, एसेट के बढ़ने से होने वाला फायदा, एसेट के घटने से होने वाला लॉस, ये करना, निकालना, और लायबिलिटी के बढ़ने से होने वाला लॉस और लायबिलिटी के घटने से होने वाला फायदा, ये निकालना, और इसका करना नेट, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस का करना नेट, और जो नेट आएगा उसको आप पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रीजन क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि जब एसेट खरीदी गई थी और जब लायबिलिटी ली गई थी तो ओल्ड रेशियो में ली गई थी, अब इसमें होने वाला फायदा और लॉस भी ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए। और अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करा तो वह वही चीज जो ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए आप उसको न्यू में बांट दोगे, इसके लिए फिर अलग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमने कहा इतना लॉन्ग मेथड हम यूज नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले एसेट में होने वाला फायदा घाटा और लायबिलिटी में होने वाला फायदा घाटा, मतलब रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट को करते ही हम उसको नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट या नेट लॉस जो आएगा उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ओल्ड से लिया था ओल्ड में ही बांट दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। तो टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो हम किसी भी एसेट का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट का बढ़ना घटना देख रहे हैं, उसमें होने वाला बढ़ने से क्या फायदा हुआ, घटने से क्या लॉस हुआ। और किसी भी लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करने का मतलब क्या है कि उस लायबिलिटी में कितना कम हुआ, कम होने से कितना फायदा हुआ और बढ़ने से कितना लॉस हुआ। और जब हम इसका नेट प्रॉफिट, इसका टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस को जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट लॉस निकालते हैं, जिस अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट का टोटल प्रॉफिट और टोटल, जैसे मैंने कहा ये हमारा एसेट बढ़ गई, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना, ये हो गया रिवैल्यूएशन, ये हो गया एसेट का बढ़ना, रिवैल्यूएशन हो गया, और लायबिलिटी का बढ़ना घटना रीअसेसमेंट हो गया। ऐसी एसेट का घटना रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का इंक्रीज होना रीअसेसमेंट। एसेट का बढ़ना घटना रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का बढ़ना घटना रीअसेसमेंट। जब इनका हम टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस निकाल के नेट निकाल देते हैं, जिस अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर हम इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो समझ में आया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। सर हम रीअसेसमेंट अकाउंट नहीं बनाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम लायबिलिटी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। बुक कहता है, अकाउंट्स कहता है कि यार आप दो डिफरेंट अकाउंट बनाओगे फिर एक अकाउंट में उनको मर्ज करो, क्योंकि दो डिफरेंट अकाउंट बनाने से क्या होगा, देखो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट बना लिया। अगर आप एसेट के लिए रिवैल्यूएशन बनाओगे तो उसमें एसेट का बढ़ना एसेट का घटना दिखाओगे, और फिर लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट बनाओगे उसमें एसेट का बढ़ना घटना दिखाओगे। फिर एक अकाउंट में दोनों को लाना पड़ेगा ना, क्योंकि लायबिलिटी के रीअसेसमेंट करने से एसेट का लायबिलिटी के बढ़ने से लॉस होगा, लायबिलिटी के घटने से फायदा होगा। तो हमें लायबिलिटी के घटने से फायदा और एसेट के बढ़ने से फायदे को इकट्ठा करना है, और एसेट के घटने से जो लॉस होगा और लायबिलिटी के बढ़ने से जो लॉस होगा उसको इकट्ठा करना है, तभी तो नेट प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। तो अगर आप दो अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो इसका बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट का जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी उनको मर्ज एंड में करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बुक कहता है जी ऐसा करते हैं कि हम दो अलग अलग डिफरेंट अकाउंट ना बनाकर एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में दोनों की ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये मानते हुए कि हमें लॉजिक पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि एसेट का चेंजमेंट को रिवैल्यूएशन कहते हैं और लायबिलिटी के चेंजमेंट को रीअसेसमेंट कहते हैं, पर अकाउंट एक ही बनाते हैं जिसमें दोनों ट्रांजेक्शन करके दोनों का प्रॉफिट और दोनों का लॉस को नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल सके, और उस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को कहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया हुआ है। और उसको बांट देंगे किसको, पार्टनर को। क्यों, क्योंकि पार्टनर ने जब पैसा लगाया था तभी इंक्रीमेंट हुआ, तो फायदा भी किसको मिलेगा, पार्टनर को, इसलिए बांट देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर को। क्लियर है या नहीं है, लॉजिक क्लियर है, समझ में आया चीजें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाए, चार बातें तो समझा दी, उससे पहले मैं कुछ बातें लिखवाना चाहता हूं इसके अंदर। लिखेंगे सर एक मतलब नोट लिखना सर यहाँ पर, द रीजन, वो भाई आप ना वो पूरा उतारना है, ये आपको पूरा उतारना है, लॉजिक तभी क्लियर होगा। बाद आप समझोगे उतारोगे नहीं तो मर्जी आपकी है वैसे तो। द रिवैल्यूएशन ऑफ द रीजन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, द रीजन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी
reason of revaluation of asset and reassessment of liability is that any increase or decrease in the value of asset and liability, any increase or decrease in the value of asset and liability. अगर asset and liability की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है in the asset and liability up to the date of reconstitution, up to the date, कब तक की एसेट लेनी है बुक वैल्यू? अप टू द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. up to the date of reconstitution, then net profit or loss, या loss distribute to the partner in their old ratio before reconstitution. In their old ratio before reconstitution. Reason of revaluation of asset and reassessment of liability is increase and decrease in the value of asset up to the date of reconstitution. The net profit distributed to the partner in the. ठीक है. The net profit. To find out the net profit, we have to prepare. Second point लिखना. To find out the net profit या फिर loss, we have to prepare revaluation account. नहीं, इसको यहां मत लिखो, इसमें एक चेंज कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझाना है. इतना ठीक है, बहुत है इतना. मुझे एक चीज समझानी है, वो समझेंगे. इसको लिख दिया आपने इतना. यहां लिखो द पार्टनर में डिसाइड, द पार्टनर में डिसाइड टू, पार्टनर डिसाइड क्या करेंगे? पहला इतना लिख दिया, ऊपर कर रहा हूं मैं. फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड रिवाइज्ड, रिवाइज का मतलब होगा चेंज, जो वैल्यू बड़ी घटी एसेट और लायबिलिटी की. रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी in the books of the firm. Or second, not to record the revised या फिर change value of asset and liability in the books of the firm. सर दोनों का मतलब क्या है? सर पार्टनर के बाद दो ऑप्शन रहते हैं. पहला ऑप्शन ये कि जो वैल्यू रिवाइज हुई, क्या पार्टनर उस रिवाइज वैल्यू पर बुक्स अकाउंट में शो करेगा? और नहीं करना चाहता, मतलब क्या? मान लेते हैं मेरी एक लैंड है जिसकी बुक वैल्यू, ध्यान समझना, मेरी एक लैंड है जिसकी बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए. ठीक है. अब इस लैंड की जो मार्केट वैल्यू दिख रही है मुझे, अभी जो मार्केट वैल्यू दिख रही है रिवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, वो दिख रही है 12 लाख रुपए. तो अगर बुक्स अकाउंट में ये वाली वैल्यू शो हो रही है, ये वैल्यू शो करनी है, तो ऑप्शन 2 है. और ये वैल्यू शो करनी है तो ऑप्शन 1 है. ऑप्शन 1. तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? अगर आप लैंड को रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करोगे, पार्टनर डिसाइड करेगा कि पार्टनर लैंड को रिवाइज्ड, इसको बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू, पे शो करना चाहता है, या रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना चाहता, जो पहले थी बुक वैल्यू उस पे शो करना चाहता है. अगर पार्टनर पहली बुक वैल्यू पे शो करना चाहता है तो ये कह रहा है नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू.
अगर कोई एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज हो रही है और पार्टनर नहीं चाहता उसको रिकॉर्ड करना, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा? मतलब वो ये चाहता कि अगर ये वैल्यू जो रिवाइज हुई इस पर रिकॉर्ड करना नहीं चाहता, इस पर ही करना चाहता है, तो तब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाएगा? अगर वो चाह रहा है नहीं भाई मैं तो जो वैल्यू रिवाइज हो रही है 10 से 12 तो मैं 12 पे ही रिकॉर्ड करूंगा अपनी बैलेंस शीट पर, तो अगर बैलेंस शीट पे 12 लाख रिकॉर्ड करना चाहता है तो पहला ऑप्शन कि वो अपनी रिवाइज वैल्यू को अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहता है। रिकॉर्ड करना चाहने का मतलब क्या है? जो वैल्यू बढ़ गई उस वैल्यू को ही दिखाएगा अपने बुक्स अकाउंट में बैलेंस शीट में, और जो वैल्यू बढ़ी उसको नहीं दिखाना चाहता, जो पहले थी उसी को दिखाना चाहता है, मतलब रिवाइज वैल्यू को दिखाना नहीं चाहता है। दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2। तो अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, तो पार्टनर डिसाइड करेगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। तो रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, रिकॉर्ड का मतलब अपनी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहता है कौन सी वैल्यू? 12 लाख रुपए। यहां पर जो 12 लाख रुपए है वो रिकॉर्ड करना चाहेगा, और यहां है 10 लाख रुपए की, भाई वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता अपनी बुक्स अकाउंट में। तो ये दो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी अलग अलग ऑप्शन में। अगर पार्टनर चाहता है कि वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहे तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, और अगर पार्टनर चाहता है कि वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना नहीं चाहता अपने बुक्स अकाउंट में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी। तो भाई यही तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखनी है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? पहला ऑप्शन लेता हूं, केस नंबर 1, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस, इधर लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है दोस्तों, दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक में अकाउंट बनाते, एक में अकाउंट नहीं बनाते। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहला केस, रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी बुक्स ऑफ फर्म में रिकॉर्ड करना चाहता है तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और एक क्लास छोड़कर अगली क्लास में सीखेंगे कि अगर वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहेगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी। दोनों ही केस में कौन से समझने के लिए एक एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अभी तो बस आज की क्लास में आधा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, आधा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, और उसके साथ क्वेश्चन भी होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं कि कौन सा समझ में आया, क्यों कर रहे हैं। अब पूरा ऊपर जो मैंने कौन समझाया उसमें एक कंक्लूजन ये है कि जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे, जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एमलगमेशन हो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उससे पहले आपके एसेट में होने वाला प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी में होने वाला प्रॉफिट लॉस को आपको नेट प्रॉफिट लॉस निकालकर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, नहीं तो फिर अगर बाद में करोगे तो अलग से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हम ये काम करेंगे, और हर बार हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो ये काम करेगा इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, ठीक है। अब इस वाले मेथड में किस तरीके से करेंगे, तो लिखना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट and reassessment of liability, revaluation of asset and reassessment of liability, revaluation of asset and reassessment of liability are recorded, रिकॉर्ड करना है ना, आपका काम क्या है भाई, रिवॉर्ड करना रिवाइज वैल्यू को। तो अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना चाहते हो इन एन अकाउंट टाइटल एज, इन एन अकाउंट, कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इन एन अकाउंट नेम्ड एज, अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि फेमस नाम है, पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो भूल जाते हैं स्टूडेंट, वह है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, और अगर एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेता है तो वहां कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, वही रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है जी। तो अगर आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को, एसेट की रिवैल्यूएशन को और लायबिलिटी की रीअसेसमेंट को, रिवैल्यूएशन का मतलब चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, रीअसेसमेंट का मतलब लायबिलिटी में इंक्रीज एंड डिक्रीज, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसको एक अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करना होगा। वो अकाउंट का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर कहीं पर लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक। बस इतनी सी थ्योरी है, इसके बाद तो आगे मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ कि किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ जी, किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, ये है फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। बस ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो बस बढ़िया हो गया। पता है सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ना जितने भी चैप्टर होंगे, इस चैप्टर ये क्वेश्चन तो ये कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ हम सीख रहे हैं सर फॉर्मेट, कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसकी सीखेंगे जनरल एंट्रीज। पहले अकाउंट सीखते हैं क्योंकि अकाउंट से जनरल एंट्री करना आसान होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सर किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का, क्योंकि ये अकाउंट का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। तो ये किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल नेचर का मतलब बेसिक में सिखाया होगा कि सारे लॉस एंड ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। नॉमिनल का क्या होता है, एक्सपेंसिस और लॉस को क्या करूंगा, डेबिट साइड पे डालूंगा, और इनकम और गेन को क्या करूंगा, क्रेडिट साइड में डालूंगा। सर ये नॉमिनल नेचर का कैसे हुआ, यहां तो एसेट से रिलेटेड चीज आ रही है। एसेट से रिलेटेड चीज जहां आती है वहां तो सर वो होता है ना आपके पास रियल अकाउंट, नॉमिनल कैसे हुआ, मैंने कहा नॉमिनल नेचर के वो अकाउंट होते हैं जिस अकाउंट का पर्पस प्रॉफिट निकालना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट is to find out the revaluation profit, to find out the revaluation profit या फिर loss. That's why this is nominal nature. That's why this is nominal nature. भाई जिस अकाउंट का पर्पस, सुनना, जिस अकाउंट का पर्पस प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है ना, वो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया था आपको, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाया था आपको। जिस अकाउंट का पर्पस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना होता है, चाहे वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, चाहे वो डिविजनेबल प्रॉफिट हो, जिस अकाउंट का पर्पस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट में सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट और सारे इनकम और गेन को क्रेडिट। तो लॉजिक क्लियर हो गया है। अब मैं सारे खर्चे और एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और सारे इनकम और क्रेडिट को क्रेडिट कर दूंगा। ध्यान समझिएगा। मुझे ये बताओ, सुना, ये तो सारा जो लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है कि अकाउंट समझा पाऊं। एसेट 10 लाख की थी, एसेट 10 लाख से हो गई 12 लाख रुपए, तो एसेट बढ़ गई या कम हो गई, सर बढ़ गई। सर बढ़ने से फायदा होगा या घाटा होगा, सर फायदा होगा। तो एसेट के बढ़ने से मेरे को होता है फायदा, और अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डालूंगा। तो जब मेरी एसेट बढ़ जाएगी, देखो फिर दोबारा 5 लाख से हो गई 8 लाख, एसेट बढ़ गई। एसेट के बढ़ने से क्या होगा, फायदा, और फायदा होगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक, ये हो गया गेन। एसेट में होने वाले फायदे को गेन कहा जाता है, एसेट में होने वाले फायदे को गेन कहा जाता है, और प्रॉफिट वर्ड का यूज करा जाता है। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस पता है, प्रॉफिट वर्ड का जब हम गुड्स को बेचकर प्रॉफिट अर्न करेंगे तो प्रॉफिट होता है, और एसेट की वैल्यू बढ़ जाना या एसेट को बेचकर कमा लेना, ज्यादा कमा, मैंने 10 लाख की एसेट 12 में बेच दी तो 12 लाख का मेरा क्या हो जाएगा, 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, एसेट को बेचने से या एसेट की वैल्यू बढ़ने से होने वाले फायदे को गेन कहा जाता है, और गुड्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचने से होने वाले फायदे को प्रॉफिट कहा जाता है। तो ऑल द इनकम एंड गेन्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एसेट के बढ़ने से फायदा होगा, क्रेडिट साइड में आएगा, और एसेट के घटने से लॉस होगा, नहीं होगा। भाई 2 लाख की मशीन थी, आज घटकर 1 लाख हो गई, क्या फायदा हुआ या घाटा हो गया, सर लॉस हो गया। तो एक चीज आपको समझ में आई कि जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा ना, तो यहां पर एक क्लियर हो गया हमारा कि एसेट अगर बढ़ती है तो फायदा होता है, एसेट अगर घटती है तो लॉस होता है। तो एंट्री क्या होगी, एसेट के बढ़ने को क्या कहूंगा, 2, इंक्रीज इन एसेट,
क्या बोलूंगा, टू इंक्रीज इन एसेट। एसेट के बढ़ने से क्या होगा, फायदा, और फायदा होगा तो कहां भेजेंगे, क्रेडिट साइड पर। और एसेट के घटने से क्या होगा, लॉस। टू डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। एसेट के घटने से क्या होगा, घाटा, तो लॉस को कहां भेजेंगे, डेबिट साइड पर। इतनी सी बात क्लियर हो गई। लॉजिक को समझो ना, कॉन्सेप्ट को समझो। एसेट बढ़ेगा तो फायदा है, सारे फायदे कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। एसेट घटेगा तो लॉस है, सारे लॉस कहां जाएंगे, डेबिट साइड पर। क्लियर है नहीं है? अच्छा, लायबिलिटी की चर्चा कर ले। अब मेरे को ना 1 लाख रुपए पे करना था, बाद में पता चला अरे एक नहीं सिर्फ 50,000 पे करना है, तो लायबिलिटी कम हो गई। अगर मेरी लायबिलिटी कमेगी तो फायदा होता है घाटा, मेरा कर्जा कम हो रहा है तो मेरा फायदा है या लॉस है, सर फायदा है। लायबिलिटी के कम होने से बेनिफिट होता है और लायबिलिटी के बढ़ जाने से लॉस होता है। मेरे को 1 लाख पे करना था, बाद में पता चलेगा एक नहीं 2 पे करना है, अब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, ये तो मेरा घाटा हो गया यार, मेरी तो लायबिलिटी बहुत बढ़ गई। तो लायबिलिटी के बढ़ने से फायदा होगा या नुकसान होगा, सर नुकसान होगा। लायबिलिटी अगर जितनी बढ़ेगी उतना मेरा कर्जा बढ़ेगा तो मेरा नुकसान है, और लायबिलिटी घटेगी तो जितना कम होगी लायबिलिटी उतना मेरा बेनिफिट है। तो लायबिलिटी अगर कम होती है तो फायदा होता है, इसलिए टू डिक्रीज इन लायबिलिटी, टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी के घटने से क्या होता है दोस्त, फायदा होता है। तो फायदा कहां आएगा, कई साइड में। जितनी लायबिलिटी कम होगी उतना बेनिफिट है, और जितनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी उतना लॉस है। तो क्या करेंगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अपोजिट होता है ये, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, ये दोनों अपोजिट है। अगर एसेट घट रही है तो लायबिलिटी बढ़ने पे लॉस होगा, एसेट के घटने पे लॉस होगा तो लायबिलिटी के बढ़ने पे लॉस होगा। एसेट के बढ़ने पे फायदा होता है तो लायबिलिटी के घटने पे फायदा होता है। तो मैं तो सिंपल ही देख रहा हूं, जहां फायदा होगा क्रेडिट और जहां लॉस होगा डेबिट। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। क्लियर होगी सर, इतनी सी बात, इतनी सी बात क्लियर होगी। तो अब मेरे को अब नई नई चीजें सिखानी है आपको, पर नई नई चीजें मैं आज की क्लास में नहीं सिखाऊंगा आपको। मुझे पता है सर आज की क्लास में सिखाने का इतना बात आपको सीख गई सर। आज मेरा पर्पस आपको धीरे धीरे सिखाना है, पर आपको बहुत अच्छे से सिखाना है। मैं जल्द ही इसकी वीडियो नहीं ले आऊंगा और बाकी की चीज़ें भी कंप्लीट करूंगा, पर बाकी की चीज़ें मुझे कहानी सुनानी है, कहानियाँ। क्योंकि बाकी की चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं उसको अलग से कंसेप्ट ना सिखा दूँ। क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए देखो, या तो मैं सीधा ही रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता तो मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाता, पर मज़ा नहीं आता उस तरीके से। मज़ा तब आता है शुरू से बेस बनाते हुए खत्म होता है। यहाँ क्लियर हो गया इतना सा। तो आज की क्लास में 1 घंटा करीब हो चुका है हमारे को, ठीक है। और मुझे थोड़ा दूसरी क्लास रिकॉर्ड करनी है जो कि अर्जेंट है, इसलिए मैं आज की क्लास को रोक रहा हूँ। तो मैं आगे पढ़ाता इसको 1.5 घंटा पूरा कंप्लीट करके खत्म कर देता, पर मेरा को ना थोड़ा अर्जेंटली दूसरी क्लास रिकॉर्ड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ज़रूरी है थोड़ा। ये भी ज़रूरी है मेरे लिए, तो सभी चीज़ ज़रूरी है, पर वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। तो मुझे वो रिकॉर्ड करनी है, इसलिए मुझे आज की क्लास को यहीं, अभी मैं बस रिकॉर्ड 3-4 घंटे से रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, और मुझे 1 घंटा और रिकॉर्ड करनी है, अभी 1-1.5 घंटा। तो थोड़ा उसमें भी थोड़ा जी जान लगा के पढ़ाऊँ, तो उसमें थोड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए ना, थक जाता है इंसान। तो इसको मैं यहाँ पर अभी रोक रहा हूँ, ठीक है। और मेरा पर्पस इतना, ये 2 बातें यहाँ पर समझाने का, ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया। ये सब लॉजिक क्लियर होगा, यहाँ डेबिट क्यों करा, यहाँ डेबिट क्यों करा, ये चीज़ यहाँ क्रेडिट क्यों करा, यहाँ क्रेडिट क्यों करा। अब आगे और चीज़ आएगी, तो उसको डेबिट क्यों करना है इसका लॉजिक देना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको कौन सा समझाना पड़ेगा। क्रेडिट करूंगा तो क्यों करूंगा इसका लॉजिक देना पड़ेगा, कौन सा समझाना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें लगेगा टाइम, अगला 1 घंटा और लगने वाला है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी की डिस्कशन करेंगे और हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।